Hello my dear students, welcome you all to the next lecture of network analysis. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is current voltage division. ठीक है, मीन्स आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि करंट और वोल्टेज किसी सर्किट में किस तरीके से डिवाइड होता है. ठीक है, और उसके साथ साथ हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी सर्किट में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने KVL और KCL के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे. होपफुली आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसमें बताएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट वोल्टेज डिवीज़न. तो करंट एंड वोल्टेज डिवीज़न में सबसे पहले हम डील करेंगे वोल्टेज डिवीज़न को. ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न को, और वोल्टेज डिवीज़न को हम एक टॉपिक के साथ कंबाइन करेंगे दैट इज सीरीज रजिस्टर. ठीक है, मींस अगर दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा और उसमें करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप कैसे आएगी ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट हमको दिया हुआ है. इसमें एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज V है और ये I करंट डिलीवर कर रहा है. ठीक, और इस सर्किट से यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. R1 एंड R2. R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज V1 एंड R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो क्या है? V2 है. ठीक, तो सिंपल इसमें जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को अप्लाई करके हम देखते हैं कि किस तरीके से इस दोनों ड्रॉप की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इस R1 R2 का इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ओम्स लॉ से देखते हैं. फ्रॉम ओम्स लॉ यहां पे ये I करंट जो है इन दोनों रजिस्टर्स में फ्लो होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, सेम सर्किट है अपना. ठीक है, तो यहां पे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? I इंटू R1 एंड सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? I इंटू R2. ठीक, तो ये दो इक्वेशन हमको मिले. सपोज इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. इस रिजल्ट को हम होल्ड करके रखते हैं, आगे यूज करेंगे इसको. ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो KVL देखा था, KVL किसी भी सर्किट में हम अप्लाई करते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे KVL भी अप्लाई कर देते हैं. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूवमेंट डिसाइड कर रहा हूं. ठीक है, सो अप्लाई KVL इन द लूप. सो माइनस टू प्लस यहाँ वोल्टेज क्या होगा आपका? राइज होगा. ठीक है, सो V प्लस लिया हमने, वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. प्लस टू माइनस यहाँ वोल्टेज क्या हुआ? ड्रॉप हुआ. सो दिस इज माइनस V1 एंड दिस इज माइनस V2 इक्वल टू आ गया आपका 0. ठीक, अब अगर इस इक्वेशन नंबर 1 से हम इसमें V1 और V2 की वैल्यू रख दें तो हमको वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप मालूम चल जाएंगे कि इस वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा आपका? V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू IR1 और IR2. यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम, IR1 प्लस R2. ठीक है, हमने V1 की वैल्यू रख दी IR1 और V2 की वैल्यू रख दी IR2. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो टोटल वोल्टेज जो इस सर्किट का आ रहा है आपका वो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड देयर रेजिस्टेंसेस. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन. अब अगर आपको करंट निकालना हो तो इसमें करंट निकाल लेते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके. तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? V अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट और वोल्टेज की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम इक्वेशन 2, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू, अब ये R1 और R2 को हम क्या लिख देते हैं, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, where R equivalent is equals to R1 plus R2. मीन्स इन दोनों रेजिस्टर का अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो क्या आ रहा है आपका, इन दोनों का सम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सीरीज में कोई दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उनके इंडिविजुअल वैल्यूज का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऐसे ही रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों तो R1 प्लस R2 प्लस R2 अप टू Rn जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड है वहां तक आप लेंगे उसको। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं द इक्विवेलेंट resistance of any number of resistors, any number of resistors connected in series, is equal to sum of individual resistances, sum of individual resistances। ठीक है, मीन्स अगर R नंबर ऑफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू n Rn। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट इन केस ऑफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टर्स के केस में हम इक्विवेलेंट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है ये रिप्लेस हो जाएगा R इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो रीड्रॉ कर लेते हैं फिगर को हम। वोल्टेज R इक्विवेलेंट और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस ड्रॉप क्या आ रहा है आपका, V आ रहा है एंड I इज द करंट। सो दिस इज आवर ओरिजिनल सर्किट एंड दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट and this is our original circuit। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट उसका निकाल सकते हैं यूजिंग द ओम्स लॉ एंड केवीएल। ठीक है, और इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप सर्किट को यहाँ पे रीड्रॉ करके इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसमें हम थोड़ा सा और इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं इस सर्किट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो चलिए इसमें आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिखते हैं। इक्वेशन 3 से हम I की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। V1 इक्वल टू आ जाएगा, V1 इक्वल टू फ्रॉम 1 and 3, वी आर डीलिंग विथ 1 and 3। तो V1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, और V2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R2 अपॉन
R1 प्लस R2 इंटू V। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपको टोटल वोल्टेज पता है, ठीक है, टोटल वोल्टेज दैट इज टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या है, V है, तो किस तरीके से वो रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज डिवीजन, कि सीरीज रेजिस्टेंसेज में वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो रजिस्टर है आपका, जो भी रेजिस्टर है उसकी वैल्यू के क्या है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है R1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 की वैल्यू जो है वो R1 पे डिपेंड कर रही, तो R1 जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपका V1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। सिमिलरली V2 की वैल्यू R2 पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जो भी आपका रेजिस्टर कनेक्टेड है उसी पे डिपेंड करेगा उसके वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। और उसी पे बेस्ड इस सर्किट को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिवीजन मींस जो भी रेजिस्टर आपको दिया हुआ है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा कि उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। मींस उसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा टोटल वोल्टेज का ज्यादा पार्ट जाएगा, और जो रेजिस्टर कम होगा उसमें उसका कम पार्ट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिवीजन एंड दिस सर्किट इज नोन एज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसका जो फाइनल स्टेटमेंट होगा उसको हम देख लेते हैं। So let's see the final statement about voltage division. The source voltage V is divided among the resistor is directly proportional to their resistances. The larger the resistance, the larger the voltage drop. तो जो भी वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा, जिस रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिवीजन एंड द सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज डिवीजन एंड सीरीज रजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा करंट डिवीजन से रिलेटेड है, दैट इज पैरेलल रेजिस्टर्स एंड करंट डिवीजन, ठीक है, करंट डिवीजन। तो इसमें हम करंट डिवीजन के बारे में देखेंगे और पैरेलल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ है आपका, ये वोल्टेज सोर्स है और इससे ये पैरेलल में दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नोड है आपका, ये सेम ही नोड हुआ, ठीक है, एक ही नोड है आपका, है ना। सपोज दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी, ठीक है। और R1 और R2 जो है पैरेलल में यहाँ पे कनेक्टेड है। अब देखिए पैरेलल में है तो ये V वोल्टेज ही इसके अराउंड आएगा, यही वोल्टेज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी V वोल्टेज ही आएगा आपका, ठीक है। तो ओम्स लॉ से आप इसके करंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रॉम ओम्स लॉ सिमिलर एनालिसिस करेंगे जैसा हमने वोल्टेज डिवीजन के केस में किया था, ठीक है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आ जाएगा आपका V इक्वल टू I1 R1, और एक और स्टेटमेंट आएगा V का आपका V इक्वल टू I2 R2, ठीक है। पैरेलल में है तो दोनों के ड्रॉप क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए उसमें हमने क्या अप्लाई किया था, KVL अप्लाई किया था, ठीक है, सीरीज सर्किट था इसीलिए। अब यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे, तो KCL लगाते हैं हम इस वाले नोड पे, ठीक है। तो इस नोड से आप देख सकते हैं I इसमें इनकमिंग हो रहा है और दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जा रहा है, I1 और I2 में, ठीक है। सो KCL एट नोड A, सो I इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे I इक्वल्स टू I माइनस I1 प्लस I2, ये एक्सप्रेशन आएगा आपका। तो I इक्वल टू आप लिख सकते हैं I1 प्लस
I2, ठीक है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 जो एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, इसमें आप यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आप वोल्टेज की वैल्यूज रख सकते हैं इसमें, ठीक है, वोल्टेज करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू क्या जाएगा आपका V अपॉन R1 एंड V अपॉन R2, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर I। तो अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमको मिलेगा I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, वेयर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फिर आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। So this is the equivalent resistor in case of two parallel resistors, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि R equivalent of two parallel resistor is equal to the product divided by their sum, ठीक है, is equals to their product divided by their sum, ठीक है। तो इस तरीके से आप R equivalent कैलकुलेट कर सकते हैं। If we have n number of resistors, so 1 by R equivalent इस केस में हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn, ठीक है। तो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के केस में हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन Rn। सो दिस इज द इन केस ऑफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अब अगर आपकी R की वैल्यू जो है, ठीक है, R की वैल्यू अगर सेम है, सपोज R1 और R2 आपका जो है वो इक्वल टू R है, ठीक है, तो उस केस में आपका R इक्विवेलेंट क्या आएगा R बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई 2, इसकी वैल्यू जो इंडिविजुअल वैल्यू से कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो पैरेलल में करने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू उसके वैल्यू से कम होगी, ठीक है। मींस पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है उसकी वैल्यू कम आती है। और सीरीज के केस में, अगर आप सीरीज के केस में देखें तो सीरीज के केस में क्या हो रहा था, R इक्विवेलेंट उसमें R1 प्लस R2, तो उसमें क्या आ जाएगा 2R आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीरीज में जब रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो उनकी वैल्यूज इंक्रीज होगी, और पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो उसकी उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कंबाइन इफेक्ट जो इक्विवेलेंट इफेक्ट आएगा उसका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। I इक्वल टू था हमारे पास V अपॉन R इक्विवेलेंट, या आप लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को रिकंसीडर करते हैं तो यहां से I1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख सकते हैं I1 की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, यहां से V अपॉन R1, ठीक है। V अपॉन R1 मिला हमको। अब यहां पे हम V की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। सो ये हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1, और हमने अभी निकाला था R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई थी, R इक्विवेलेंट दैट वाज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। सो ये हो जाएगा I R1 R2 अपॉन R1 इंटू R1 प्लस R2।
तो ये R1 और R1 आपका कैंसिल हो गया. दिस गिव्स I1 इक्वल टू R2 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2. Similarly, I2 is equals to R1 upon R1 plus R2 into I. ठीक है. So this is how the current is divided into this circuit. ठीक है. इसमें हो क्या रहा है आप ध्यान से देखिए. I1 जो है वो डिपेंड कर रहा है, अब ये R2 पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. मीन्स जो दो रजिस्टर जिसमें आपका करंट डिवाइड हो रहा है, तो जिस पर्टिकुलर रजिस्टर का करंट आपको निकालना है, सपोज I1 आपको निकालना है, तो I1 की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी R2 पे, दूसरे वाले रजिस्टर्स पे. ठीक है. और सिमिलरली I2 की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड कर रही है R1 पे. ठीक है. वोल्टेज में क्या हो रहा था, सेम रजिस्टर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, और इसमें दूसरे रजिस्टर की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा. ठीक है. तो ये इसका डिफरेंस है. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ करंट division. Principle of current division, and this circuit is called current divider circuit. ठीक है. करंट को ये क्या करता है, डिवाइड करता है. ठीक है. तो जिस रजिस्टर का आपको करंट निकालना है, ठीक है, उससे दूसरे वाले रजिस्टर की वैल्यू पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा. ठीक है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है करंट प्रिंसिपल ऑफ करंट डिवीजन में. ठीक है. सो इसका फाइनल स्टेटमेंट देख लेते हैं अब. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट अबाउट करंट डिवीजन. टोटल करंट I is shared by the resistors in inverse proportion to their resistances. This is known as the principle of current division. ठीक है. मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा. इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको लेना है तो इस पे डिपेंड करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग लेना है तो इस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. एंड द सर्किट इज कॉल्ड करंट डिवाइडर सर्किट. तो ये आपका करंट डिवाइडर सर्किट है. ठीक है. अब देख लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा. तो सिंपल है, इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं हम. ए और बी इसके नोड थे, इसके अक्रॉस भी ड्रॉप आपका V ही रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट. सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट. एंड दिस वाज ओरिजिनल सर्किट. ओरिजिनल सर्किट. ठीक है. तो इस तरीके से करंट डिवीजन का स्टेटमेंट और इसका जो प्रिंसिपल है ये आपने समझ लिया. ठीक. अब चलिए इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं इस करंट डिवाइडर सर्किट में, और उसके रिजल्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या आएंगे. ठीक है. तो चलिए इसमें डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं. अब करंट डिवाइडर का जो सर्किट था उसमें दो डिफरेंट केसेस हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. तो इसमें जो केस 1 है हमारा, ये है शॉर्ट सर्किट का केस. शॉर्ट सर्किट का केस है मतलब कि जो आपका करंट डिवाइडर सर्किट है उसमें से अगर कोई एक रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा. ठीक है. और सेकंड केस है हमारा ओपन सर्किट का. ठीक है. सो कंसीडर द करंट डिवाइडर सर्किट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस सर्किट में R1 रेजिस्टेंस तो एज इट इज है, बट R2 जो है आपका क्या हो गया है, 0 हो गया है. ठीक है. R2 जो रेजिस्टेंस है क्या हो गया आपका, 0 हो गया. अब R2 रेजिस्टेंस 0 हो गया मीन्स इसको आप बोलेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए इसको हम. तो ऐसे केसेस में करंट डिवाइडर से कितना करंट आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे. ठीक है. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे R2 इक्वल टू 0 है और R1 की वैल्यू एज इट इज है. तो R इक्विवेलेंट जो आ रहा था अपना, R इक्विवेलेंट करंट डिवाइडर के केस में R इक्विवेलेंट हमने निकाला था पैरेलल रेजिस्टर्स के केस में, दैट वाज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. और इसमें से R2 की वैल्यू 0 है
सो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में जब आप एक किसी ब्रांच को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट से ही रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा वो भी आपका शॉर्ट सर्किट ही रहेगा, ठीक। और अब करंट देख लेते हैं। तो करंट के केस में क्या था, I1 इक्वल टू क्या था आपका, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। एंड I2 इक्वल टू क्या था, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमको R2 की वैल्यू क्या है, 0 पुट करनी है, ठीक है। सो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। और I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए R2 की वैल्यू 0 करेंगे, R1 और R1 कैंसल आउट हो जाएगा। सो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। I1 इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और I2 इक्वल टू आपका क्या आ गया, I आ गया, ठीक है। मीन्स यहां से जो I करंट जाएगा आपका, ठीक है, तो जब ये दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ 0 करंट जाएगा। तो टोटल आपका करंट कहाँ से होकर जाएगा, इस शॉर्ट सर्किट से होके जाएगा, ठीक है। तो करंट डिवाइडर से अगर हम कोई भी एक ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो टोटल करंट जो होता है उस शॉर्ट सर्किट से ही होके चला जाता है। और इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट से, इक्विवेलेंट सर्किट से। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा आपका, सिंपल एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ठीक है, ये I, ठीक। और यहाँ इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखें तो क्या होगा, 0 ही होगा। शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या आता है, 0 आता है, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट के केस में दो चीज का आपको ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, मीन्स शॉर्ट सर्किट, और जो टोटल करंट होगा आपका वो पूरा का पूरा करंट जो है उस शॉर्ट सर्किट से फ्लो हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा करंट इस पाथ से फ्लो होके ये वापस चला जाएगा, यहाँ पर कुछ भी करंट नहीं जाएगा। सो दिस इज द केस अबाउट शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब सेकंड केस देखते हैं ओपन सर्किट का। तो ओपन सर्किट में यहाँ पे देखिए, अब ये डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम में हमने R2 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इनफाइनाइट मींस ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। अब ओपन सर्किट कर दिया और ये अब ये ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट में कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हैं करंट कितना होता है। किसी ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 ही आएगी। तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर आप सिंपली यहां से भी देखें तो ये तो ओपन सर्किट हो गया और सिंपली ये एक ही रजिस्टर यहाँ पे बच रहा है। ये पूरा का पूरा करंट जो है इसी से फ्लो होगा और यहाँ तो कुछ भी करंट जाएगा नहीं, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, R1 आ गया। या आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें और देन R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें, ठीक है। हमको R2 क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है। तो इसको इक्वेशन को R1 अपॉन R2 प्लस 1, ये इस तरीके से कर देते हैं। हमने किया ये है कि R2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसमें आप R2 इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। तो यह जाएगा R1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, R1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, R1 के इक्वल आ गया, ठीक। और यहाँ कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि सिंपली ये ओपन हो गया तो भाई यही तो रजिस्टर बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे करंट के केस में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी, I1 इक्वल टू है यहाँ पे I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम
R2 से डिवीजन यहाँ भी कर देते हैं, I इंटू I अपॉन R1/R2 प्लस 1। R2 की वैल्यू इन्फाइनाइट रख देते हैं, R1 की वैल्यू तो R1 ही है, तो I1 इक्वल टू ये वाला आपका 0 हो जाएगा व्हेन पुट R2 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। सो I1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, I आ गया। सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या है आपका, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आप R1 R2 से डिवाइड कर दीजिए, सो R1 अपॉन R2 प्लस 1। अब यहाँ पे R2 इक्वल टू जब इन्फिनिटी रखेंगे हम, R2 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये ऊपर का एक्सप्रेशन भी आपका 0 हो जाएगा, मीन्स I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, सो I2 इक्वल टू 0 इन दिस केस एंड I1 इक्वल टू I इन दिस केस। ठीक है, सो इन केस ऑफ ओपन सर्किट टोटल करंट फ्लोज थ्रू दिस R1 रजिस्टर, यहाँ से कुछ भी करंट आपका नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका इस रजिस्टर से जब ये जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। आपको अगर ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ड्रॉप भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द केसेस, शॉर्ट सर्किट केस और ओपन सर्किट केस। ठीक है, देखिए इसको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके के केसेस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप इसको कैसे डील करेंगे। तो अभी से आपको देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आप सीख के रखेंगे तो क्वेश्चन में तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ये केस आया आप फटाक से बिल्कुल इसको इस तरीके का, कितने भी यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट के साथ यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने भी पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, वो अल्टीमेटली रिप्लेस किससे हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड है, उसमें से 4-5 आपने ओपन कर दिया, तो जो भी ओपन है वो उनका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो बचे रहेंगे उनका आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के केस को, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट करंट डिवीजन और उसके 2 केसेस। ठीक है, तो चलिए इसमें इस टेबल के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये आपकी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में देखना है हमको, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखना है और उनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का भी हमने निकाला भी था। रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में अगर 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो सिंपली क्या होता है, उनका सम होता है। ठीक है, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, और फर्दर आप सॉल्व करके प्रोडक्ट एंड सम के फॉर्म में भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो केस है, सेकंड क्वांटिटी हमने जो एलिमेंट के बाद देखा था, सो दैट वाज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ साथ हमने कंडक्टेंस के भी बारे में देखा था। तो कंडक्टेंस का जो होता है, क्या होता है, कंडक्टेंस का रिलेशन होता है G इक्वल टू 1/R। ठीक है, मीन्स इसके इनवर्स में रिलेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब ये जब सीरीज में कनेक्ट रहेंगे कंडक्टेंस, ठीक है, तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो सेम रिजल्ट आएगा जैसा इसका पैरेलल में आता है। सो 1/G इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 एंड G इक्विवेलेंट जब पैरेलल के केस में ये सिंपली इसका सम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैपेसिटेंस के केस में। तो कैपेसिटेंस का जो केस होता है सेम होता है कंडक्टेंस के जैसा कंडक्टेंस के केस में आप अप्लाई करेंगे तो सीरीज में जो रहेगा इसमें 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 का रिजल्ट आएगा, और पैरेलल में सिंपली क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और जो इंडक्टेंस में जो आता है, इंडक्टेंस में सेम रेजिस्टेंस के जैसा केस आता है, मीन्स ये और ये इन दोनों का केस क्या होता है, सेम होता है। तो पैरेलल सीरीज में ये क्या होंगे, ऐड होंगे, और पैरेलल में 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको फर्दर कुछ डिफरेंट टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें कनेक्टेड है और उनका कॉम्बिनेशन है, तो इस टेबल के आप थ्रू उसको याद रख सकते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट नोट्स में भी इसको बना लीजिएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट, वोल्टेज डिवीजन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई होप कि ये टॉपिक की थ्योरी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।